In our last lecture of environment and ecosystem unit, we covered about environment. We discussed about meaning of environment. Then we discussed about the components present in the environment, why environmental study is necessary, etc. Now, today we'll discuss about the second part of environment and ecosystem, that is ecosystem. But before going in detail about ecosystem, we have to first discuss about ecology. In this, we have to discuss about meaning of ecosystem. Then we have to discuss about classification of ecosystem. We have to see what are the functions of ecosystem, and we have to discuss about food chain and food web. आपल्याला या स्लाइड्स मध्ये काय बघायचं आहे तर परिस्थितीकीचा अर्थ काय आहे, परिसंस्थेचा अर्थ काय आहे हे आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. परिसंस्थेचं वर्गीकरण कशा प्रकारे करता येतं ते आपल्याला बघायचं आहे. परिसंस्थेची कार्य काय आहेत ते बघायचं आहे आणि त्याला अनुसरून आपल्याला अन्न जाळी आणि अन्न साखळी याबद्दलचा अभ्यास करायचा आहे. Now coming to the meaning of ecology and ecosystem. What is ecology? It is nothing but a set of study of organisms or set of organisms in relation to their environment. पर्यावरणाच्या अनुषंगाने जीवितांचा किंवा जीविताचा अभ्यास म्हणजे परिस्थितिकी. इसका मतलब ये है कि हम अपने अपने एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और ये जो एडजस्टमेंट है एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन के थ्रू, इस पर्टिकुलर स्टडी को हम कहेंगे इकोलॉजी. जैसे एनवायरनमेंट बदलता है हम उससे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और ये एडजस्टमेंट किस तरह की होती है इसका स्टडी यानी इकोलॉजी. और इकोसिस्टम क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है. इसका डेफिनेशन हम पहले देख लेते क्या दिया है. इकोसिस्टम, it is an organizational unit comprising of abiotic and biotic components which interacts in such a way that energy flows from abiotic to biotic and back to abiotic component. इसका मतलब क्या है कि इकोसिस्टम ये क्या है? तो ये ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है, एक ऑर्गेनाइज्ड यूनिट है जिसमें पर्टिकुलर बातें होती है. ऑर्गेनाइज बोलेंगे तो अनऑर्गेनाइज नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड है. एक उसका सिस्टमैटिक मेथड है या उसका सिस्टमैटिक प्रोसेस है. और इसमें क्या क्या है? तो दो बातें हैं, दो कंपोनेंट है. क्या? अबायोटिक कंपोनेंट है और बायोटिक कंपोनेंट है. अब अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट क्या कर रहे हैं? तो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं. किस तरह का इंटरेक्शन कर रहे हैं कि जब उनमें इंटरेक्शन होता है तो उनमें से एनर्जी फ्लो होती है. कौन सी एनर्जी? फूड एनर्जी. अब ये जो एनर्जी है वो कहाँ से कहाँ जा रही है? अबायोटिक से बायोटिक में जा रही है एंड बैक टू अबायोटिक. फॉर एग्जाम्पल, अगर सैपलिंग बना तो सैपलिंग कैसे बना? तो सीड की वजह से. सीड कहाँ पे डाला हमने? हाथ में लिया तो सीड ग्रो होगा? नहीं, हमें उसे अबायोटिक कंपोनेंट में डालना होगा, दैट इज इन सॉइल. अब सॉइल, उसमें हमने पानी डाला, उसमें हमने केमिकल्स अप्लाई किए, तो जो कुछ ये एनर्जी हमने उसमें प्रोवाइड की अबायोटिक एनवायरनमेंट में से, वो एब्जॉर्ब की जाएगी बायोटिक एनवायरनमेंट में और बायोटिक एनवायरनमेंट क्या करेगा? उसे सैपलिंग में कन्वर्ट करेगा. अब जब ये प्लांट मटेरियल है उसे ऑर्गेनिज्म खाएंगे तो ये एनर्जी फ्लो प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट मटेरियल से कंज्यूमर में जाएगी. अब कंज्यूमर जब मरेगा तो ये एनर्जी डिकम्पोजिशन थ्रू जाएगी फिर से अबायोटिक कंपोनेंट में. तो ये जो फ्लो है एनर्जी का, कहाँ से? अबायोटिक से शुरू हुआ फिर बायोटिक में आया, बायोटिक से शुरू हुआ फिर अबायोटिक में आया. इस पर्टिकुलर सर्कुलेशन को हम कहेंगे इकोसिस्टम का पार्ट. तो इकोसिस्टम क्या है? एक यूनिट है जिसमें बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स है और जो क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. किस तरह का इंटरेक्शन? जिसमें एनर्जी फ्लो हो रहा है. कहाँ से कहाँ हो रहा है? अबायोटिक टू बायोटिक एंड बैक टू
अबायोटिक. क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, परिसंस्थेचे वर्गीकरण किंवा संरचना. Ecosystem is broadly classified into two, abiotic and biotic. We have covered this under definition of ecosystem, in which we have defined that ecosystem is a set of organizational unit in which two components are present. So ecosystem shows presence of abiotic components and biotic components. Under abiotic components, there are two types of components, that is physical component and chemical component. म्हणजेच अजैविक जे काही घटक आहेत परिसंस्थेचे, त्याच्यामध्ये भौतिक घटक आणि रासायनिक घटक अशा दोघांचा समावेश होतो. जर भौतिक घटकांचा विचार केला तर भौतिक घटक कुठले आहेत, तर लाईट आहे म्हणजे प्रकाश, सॉइल म्हणजे माती किंवा मृदा, हवा किंवा एअर आपण ज्याला म्हणतो, वॉटर पाणी, टेम्परेचर म्हणजे तापमान. इसके अलावा केमिकल कंपोनेंट का अगर हमने सोचा तो केमिकल कंपोनेंट दो टाइप के हैं, जो अबायोटिक एनवायरनमेंट का या अबायोटिक इकोसिस्टम का पार्ट है, जिसमें इनऑर्गेनिक कंपोनेंट एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट का इंक्लूजन है. अब इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्या है, तो ऑर्गेनिक ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एक्सेट्रा, ये जो एलिमेंट है वो फ्री फॉर्म में जो होते हैं उन्हें हम कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट. जब ये एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एक पर्टिकुलर कंपाउंड फॉर्म करेंगे, तब जब वो अपने बॉडी में आएंगे, ऑर्गेनिज्म के बॉडी में आएंगे, तो हम उसे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कहेंगे और ऑर्गेनिक केमिकल्स कहेंगे. फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन वो एक साथ आके उन्होंने एक ऑर्गेनिक केमिकल फॉर्म किया. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, फिजिकल एंड केमिकल. कमिंग टू द बायोटिक कंपोनेंट, ज्याला आपण जैविक घटक म्हणतो. दिस बायोटिक कंपोनेंट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स: producers, consumers and decomposers. Producers, with the help of food energy, with the help of solar energy rather, these producers produces food energy. Okay, so for the production of food energy they use or they take a help of abiotic components. फिजिकल आणि केमिकल जे काही किंवा भौतिक आणि रासायनिक जे काही घटक आहेत त्यांच्या मदतीने उत्पादक काय करतात, तर कुठेतरी अन्न ऊर्जा तैयार करण्याचं काम करतात. सो बायोटिक कंपोनेंट में का जो प्रोड्यूसर है उसका फंक्शन क्या है, तो वो फूड एनर्जी प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स. नाउ these consumers feed on producers, or we can say they occupy their food energy by or through eating producers. Consumers again are of three types: primary consumers, secondary consumers and tertiary consumers. Primary consumers are basically called as herbivores, secondary consumers are called as carnivores, and tertiary or top level consumers we can say they are called as omnivores. म्हणजे प्रायमरी किंवा प्राथमिक भक्षक आहेत त्यांना आपण काय म्हणायचं, शाकाहारी भक्षक, जे उत्पादकांवर अन्न ऊर्जेसाठी अवलंबून असतात. द्वितीय भक्षक ज्यांना आपण म्हणायचं मांसाहारी, जे प्राथमिक भक्षकांना आपलं भक्ष्य बनवून त्यांच्यावरून अन्न ऊर्जा मिळवायचा प्रयत्न करतात. आणि तृतीय टाईपचे जे काही भक्षक आहेत ते काय करतात, तर उत्पादकांना खाऊन किंवा प्राथमिक जे काही भक्षक आहेत त्यांना खाऊन त्यांच्यामधून अन्न ऊर्जा मिळवायचा प्रयत्न करतात. अँड द थर्ड पार्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट इज डिकम्पोजर्स. ज्या वेळेला प्रोड्युसर्स किंवा उत्पादक आणि कन्झ्युमर्स किंवा भक्षक
यांचा मृत्यू होतो आणि त्यांचं डिकम्पोजिशन म्हणजे कुजणं चालू होऊन जातं. तर हे डिकम्पोजिशन घडवून आणण्याचं कार्य जे करतात त्यांना म्हणायचं डिकम्पोजर्स. हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत, अतिसूक्ष्म जीव आहेत जे विघटक म्हणून ओळखले जातात आणि जे मृत वनस्पती किंवा मृत प्राणी यांचं कुजणं किंवा विघटनाची क्रिया घडवून आणतात आणि त्यातून कुठेतरी जी काही त्यांच्यामध्ये अडकलेली ऊर्जा आहे ती पर्यावरणामध्ये सोडायचा प्रयत्न करतात की जेणेकरून ह्या ऊर्जेचं पुन्हा एकदा वहन सुरू होऊन जाईल. फंक्शन्स ऑफ इकोसिस्टीम, परिसंस्थेची कार्य. There are basically three functions of ecosystem. One, production. Second, distribution of food energy. And third is material cycling. आपण जर भक्षक, उत्पादक आणि विघटक किंवा उत्पादक, भक्षक आणि विघटक यांचा विचार केला तर कुठेतरी या तिघांना धरून प्राथमिक प्रकारचं कार्य, द्वितीय प्रकारचं कार्य आणि तृतीय प्रकारचं कार्य हे परिसंस्थेमध्ये घडत असते. प्रायमरी फंक्शन किंवा प्राथमिक जे काही कार्य आहे परिसंस्थेचे, ज्याच्यामध्ये काय दिसतंय की अन्न ऊर्जा तयार करणं, प्रकाश संश्लेषणाद्वारे अन्न ऊर्जेचे उत्पादन करणं, प्रोडक्शन ऑफ फूड एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस. आपण मगाशी बघितलं की उत्पादक काय करतायत की कुठेतरी फोटोसिंथेसिस किंवा प्रकाश संश्लेषणाच्या द्वारे अन्न ऊर्जेचं उत्पादन करतायत. आता अन्न ऊर्जा तर तयार झाली, त्याचं वितरण होणं गरजेचं असतं. मग हे वितरणाचं कार्य कोण करतं तर भक्षक करतात. कुठल्या प्रकारचे भक्षक तर प्राथमिक प्रकारचे भक्षक जे उत्पादकांवर अन्न ऊर्जेसाठी अवलंबून असतात. ज्या वेळेला प्राथमिक भक्षकांना खाणारे द्वितीय भक्षक म्हणजे मांसाहारी प्राणी असतात, ते अन्न ऊर्जा जी उत्पादकांनी बनवलेली आहे किंवा उत्पादकांमध्ये तयार झाली आहे ती प्राथमिक भक्षकांना खाऊन मिळवायचा प्रयत्न करतात. म्हणजेच उत्पादकांमधली अन्न ऊर्जा ही शाकाहारी प्राण्यांमध्ये गेली, शाकाहारी प्राण्यांना खाऊन मिळणारी अन्न ऊर्जा आता मांसाहारी प्राण्यांमध्ये आली. अशा प्रकारे डिस्ट्रीब्युशन ऑफ फूड एनर्जी किंवा अन्न ऊर्जेचे वितरण पुढे सुरू होते. आणि मटेरियल सायकलिंग म्हणजेच ही जी काय अन्न ऊर्जा आहे ज्याचा वापर करून प्रत्येक जीव आपल्या बॉडीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे घटक ब्लॉक करून ठेवतो किंवा अन्न ऊर्जा ब्लॉक करून ठेवतो, ही ऊर्जा त्यांच्या मृत्यूनंतर पुन्हा अजैविक घटकांमध्ये येण्यासाठी ऊर्जेचे चक्रीकरण होणं गरजेचं असतं. याला म्हणायचं मटेरियल सायकलिंग. आणि ही मटेरियल सायकलिंग कशाद्वारे होते तर बायो जिओ केमिकल सायकल किंवा जीव भू रसायन चक्र. कसलं चक्र तर केमिकलचं. केमिकल कुठले तर जे ऑर्गॅनिक केमिकल्स जीवितांमध्ये आहेत ते, त्यांच्या मृत्यूनंतर हे जे काही केमिकल्स आहेत ते पुन्हा जीवितांमधून जिओ म्हणजे बायोतून जिओ जीवितांमधून भूमध्ये किंवा जैविक घटकांमधून अजैविक घटकांमध्ये पुन्हा चक्रीकरण होण्यासाठी उपलब्ध होणं, हे कार्य करण्याचं काम कोण करतं तर विघटक करतात. सो प्रोडक्शन बाय प्रोड्युसर्स, डिस्ट्रीब्युशन ऑफ फूड एनर्जी बाय consumers and material cycling by decomposers. Now let us discuss about food chain and food web. We'll begin with food chain. What is food chain? It is nothing but a transfer of food energy. म्हणजेच काय तर कुठेतरी अन्न ऊर्जेचे एका स्तरातून दुसऱ्या स्तरामध्ये जाणं किंवा प्रवाहित होणं. ट्रान्सफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम प्रोड्युसर्स, कोणाकडून तर उत्पादकांकडून, थ्रू सिरीज ऑफ ऑर्गॅनिझम्स दॅट इज कन्झ्युमर्स. म्हणजेच आपल्याला अशा प्रकारे डेफिनेशन देता येईल अन्न साखळी म्हणजे
सततच्या भक्षणामुळे उत्पादकांकडून शाकाहारी जीवांकडे, शाकाहारी जीवांकडून मांसाहारी जीवांकडे, तसेच मांसाहारी जीवांकडून विघटकांकडे होणाऱ्या अन्न ऊर्जेच्या प्रवाहाला अन्न साखळी असे म्हणतात. जे काही द्वितीय प्रकारचं कार्य आहे इकोसिस्टीमचं किंवा परिसंस्थेचं, ज्याच्यामध्ये काय होत आहे तर कुठेतरी अन्न ऊर्जेचं वितरण होत आहे, ह्या वितरणाच्या क्रियेला आपण अन्न साखळी म्हणू. आता ही अन्न साखळी प्रवाहित राहणं किंवा अन्न साखळी तयार होणं हे कोणाच्या द्वारे होत आहे तर प्रोड्युसर्सच्या द्वारे होत आहे, ज्यांच्यामध्ये उत्पादन होत आहे अन्न ऊर्जेचं, आणि त्याचं वितरण कोणाकडून होत आहे तर भक्षकांकडून वेगवेगळ्या प्रकारच्या. आणि शेवटी ह्या पूर्ण प्रक्रियेला आपण काय म्हणतोय अन्न साखळी. फूड चेन इज नथिंग बट व्हाट, ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी. किस तरह से होगी, कहाँ से शुरू होगी, प्रोड्यूसर से. किसके वजह से होगी तो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म से. ये क्या करते हैं तो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं. प्रोड्यूसर्स को खाने वाले ऑर्गेनिजम्स दैट इज हर्बीवोर्स को खाने वाले कार्निवोर्स, कार्निवोर्स को खाने वाले या उन पे एक्ट करने वाले उनके डेथ के बाद डिकम्पोजर्स. तो प्रोड्यूसर्स से डिकम्पोजर तक ये जो फ्लो हो रहा है एनर्जी का, ट्रांसफर हो रहा है फूड एनर्जी का, उसे हम फूड चेन कहेंगे. अब इसके बारे में दिया है, फूड चेन के बारे में दिया है कि इट टेक्स प्लेस थ्रू ट्रॉफिक लेवल. नरिशमेंट लेवल होती है फूड चेन में अलग अलग, और हर एक नरिशमेंट लेवल में अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स एक ही टाइप से अपना फूड ऑब्टेन करने की या सिमिलर टाइप से अपना फूड ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट इकोसिस्टम का अगर हमने सोचा तो जो कोई हर्बीवोर ऑर्गेनिज्म है, रैबिट है, डियर है, इवन एलिफेंट है, वो एक ही ट्रॉफिक लेवल में आएंगे, दैट इज कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स. ओके. फूड चेन इज मोर एफिशिएंट इफ द ट्रॉफिक लेवल इज लेस. अब ज्यादा से ज्यादा फूड एनर्जी कहाँ है तो प्रोड्यूसर्स के पास है. उनमें की जो एनर्जी है वो उनको खा के मिलती है किसे तो हर्बीवोर्स के लिए. तो फूड एनर्जी में अगर इतने ही दो ट्रॉफिक लेवल्स होंगे, प्रोड्यूसर्स एंड प्राइमरी कंज्यूमर, तो ज़्यादा से ज़्यादा फूड एनर्जी अवेलेबल होंगी ऑर्गेनिजम्स को. लेकिन जिस तरह से ट्रॉफिक लेवल आगे बढ़ते जाते हैं वहाँ पे एनर्जी कम कम होते जाती है. ठीक है. सो द फ्लो ऑफ एनर्जी shows that if the trophic levels are increased, the energy availability decreases. ओके. पोषक स्तर जर कमी असेल तर अन्न साखळी अधिक कार्यक्षम असते, पण पोषक स्तर जर वाढले तर अन्न साखळी मधली अन्न ऊर्जा कमी कमी होत जाते. ओके. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फूड चेन्स वी हॅव टू कव्हर. प्रिडेटर फूड चेन म्हणजे भक्षक अन्न साखळी, ज्याच्यामध्ये एक भक्षक दुसऱ्या भक्षकाला मारून त्यातून अन्न ऊर्जा मिळवायचा प्रयत्न करतो. उदाहरणार्थ शाकाहारी प्राण्याला मांसाहारी प्राणी मारून त्यातून अन्न ऊर्जा मिळवायचा प्रयत्न करतो. प्रीडेटर फूड चेन, प्रीडेटर फूड चेन होने के बाद ये आया पैरासाइटिक फूड चेन. पैरासाइटिक म्हणजे परजीवी अन्न साखळी. पैरासाइटिक फूड चेन में सिर्फ दो ही ऑर्गेनिजम्स हैं, एक होस्ट और दूसरा पैरासाइट. तो पैरासाइट क्या करता है, उसका फूड ऑब्टेन करता है होस्ट के बॉडी से. ओके. स्कैवेंजर फूड चेन, ये फूड चेन में भी दो ही ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक डेड मटेरियल ऑर्गेनिक मटेरियल और दूसरा उस डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से फूड एनर्जी ऑक्यूपाई करने वाला, एब्जॉर्ब करने वाला एनिमल. ओके. इसका एग्जाम्पल है वल्चर एंड सॅप्रोझोइक और सॅप्रोफायटिक फूड चेन म्हणजे मृत वनस्पती आणि प्राणी यांच्यावर पोषण करणाऱ्या जीवितांची अन्न साखळी. ओके. These are some of the examples of food chain. Terrestrial ecosystem. Under terrestrial ecosystem, if we discuss about predator food chain, so plant material, that is producers, are eaten up by grasshopper, that is primary consumer. This primary consumer
is eaten up by secondary consumer, that is frog. Frog is then consumed by snake, and finally snake is consumed by hawk. So in this there are 1, 2, 3, 4, 5 trophic levels. So if the trophic levels are more, the energy food chain is not efficient food chain, we can say. म्हणजेच जितके हे पोषक स्तर वाढतात तेवढे अन्न ऊर्जा कमी कमी होत जाते. म्हणजे ज्या वेळेला वनस्पतीला खाणारा नाकतोडा किंवा ग्रासहोपर, त्याला खाणारा बेडूक, बेडकाला खाणारा साप, सापाला खाणारा ससाणा, तर ससाण्यापर्यंत जी काही वनस्पतीमध्ये तयार झालेली ऊर्जा आहे ती पोचत नाही. जितके पोषक स्तर जास्त असतील तितके. पुढचं एक्झाम्पल आहे पॅरासायटिक किंवा परजीवी अन्न साखळी, ज्याच्यामध्ये आपण एक्झाम्पल घेतलेलं आहे, उदाहरण घेतलेलं आहे कुत्रा आणि गोचिड. कुत्रा हा होस्ट आहे, ज्याच्या शरीरावर राहून ही गोचिड जी आहे ती त्याचं अन्न रक्ताला शोषून मिळवण्याचा प्रयत्न करते. स्कॅव्हेंजर फूड चेन, डेड ऑर्गॅनिझम अँड वल्चर, we have already discussed about this. And saprophytic food chain, dead plant and organic matter, and microorganism, feed on them, microorganisms are there. So in food chain number 2, 3 and 4, the trophic levels are only 2. So if the trophic levels are less, food energy available is more. कमिंग टू द फूड वेब, ऐसा कहा जाता है कि फूड चेन आइसोलेट फॉर्म में ऑपरेट नहीं होती है, सेपरेट ऑपरेट नहीं होती है. इसका मतलब ये है कि अगर हम एक ही टाइप के खाने पे डिपेंड रहे और अगर वो खाना ख़त्म हो गया, फूड ख़त्म हो गया, तो फिर हम स्टारवेशन से मर सकते हैं. इसलिए अगर एक फूड आइटम नहीं होगा तो हम दूसरा खाने की कोशिश करते हैं. इसलिए कहीं तो हम अलग अलग फूड चेन का पार्ट बन जाते हैं. फॉर एग्जांपल बर्ड है, हम चिकन को खाते हैं, हम गोट को खाते हैं, और चिकन और गोट ये अलग अलग फूड चेन के पार्ट है. हम उसमें शामिल होने के बाद ये दो अलग अलग टाइप के फूड चेन्स फॉर्म होते हैं, और यहाँ पे प्रोड्यूसर एक है और टॉप लेवल कंज्यूमर जो हम वो एक है. इसलिए यहाँ पे दो फूड चेन आ जाती है और ये इंटरमिंगलिंग जो है उसे हम फूड वेब कहेंगे. निसर्गतः अन्न साखळ्या विभक्तपणे कार्य न करता एकमेकांमध्ये गुंतल्या असतात, आणि या गुंतलेल्या अन्न साखळ्यांना आपण काय म्हणायचं, अन्न जाळं. फूड चेन इन नेचुरल कंडीशन नेवर ऑपरेट सेपरेटली. ऐसी एक भी फूड चेन नहीं है जो सेपरेटली रन हो और जिसमें से फूड एनर्जी एक से दूसरे में जाए. इट इज अ सॉर्ट ऑफ इंटरलॉकिंग पैटर्न. फूड चेन क्या है, एक फूड चेन, दूसरी फूड चेन, तीसरी फूड चेन, ऐसे सारे फूड चेन्स जो है वो एक दूसरे में इंटरलॉक होते हैं और उसके वजह से होने वाला एक स्ट्रक्चर जिसे हम कहेंगे फूड वेब. हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस किया है ग्रासलँड इकोसिस्टीम का. गवताळ परिसंस्थेमध्ये काय होतं, अन्न जाळं कसं असतं ते बघितलं. तो आप यहाँ पे कितने फूड चेन्स देख रहे हैं, 6 टाइप के फूड चेन्स देख रहे हैं. 6 टाइप में प्रोड्यूसर कौन है, तो ग्रास है, और फाइनल कंज्यूमर कौन है, टॉप लेवल कंज्यूमर कौन है, तो हॉक है. ओके. अब ग्रास को खाने वाला कौन है, ग्रास हॉपर है. ग्रास हॉपर को खाने वाले कौन है, तो फ्रॉग है. लेकिन सिर्फ फ्रॉग ही ग्रास हॉपर को नहीं खा रहा है, लिजर्ड भी ग्रास हॉपर को खाती है. फ्रॉग को खाने वाला कौन है, स्नेक, और लिजर्ड को खाने वाला कौन है, हॉक. लेकिन हॉक जो है वो स्नेक को भी खाता है. तो यहाँ पे ये हॉक और ग्रास, इनके बीच में जो कुछ ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो एक इंटरमिंगलिंग चेन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड फूड वेब. अब ग्रास को खाने वाला कौन है, माइस. माइस को खाने वाला स्नेक, यानी स्नेक फ्रॉग को भी खा रहा है,
स्नेक माइस को भी खा रहा है, लेकिन वो उसे कौन खा रहा है? तो हॉक खा रहा है। ओके, माइस को भी डायरेक्टली हॉक खाता है, यानी अगर स्नेक अवेलेबल नहीं हुआ तो हॉक माइस को खा सकता है, अगर स्नेक अवेलेबल नहीं हुआ तो माइस लिजर्ड को भी खाता है। तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि अलग अलग फूड चेन एक दूसरे में इंटरैक्ट होते हैं, इंटरमिंगल होते हैं, और उसके वजह से एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फूड वेब। अब ग्रास को खाने वाला रैबिट, रैबिट को खाने वाला कौन है? स्नेक। तो यहाँ पे स्नेक का स्नेक किस किस ऑर्गेनिज्म को खाता है? स्नेक फ्रॉग को खा रहा है, अगर फ्रॉग नहीं हुआ तो उसके सामने अगर माइस है तो माइस को खा रहा है, माइस नहीं है, फ्रॉग नहीं है, रैबिट आया तो उस रैबिट को भी खा रहा है। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अलग अलग 3 फूड चेन का पार्ट हो रहा है। ओके, और ये सारे फूड चेन में हमने एक क्या बात देखी कि प्रोड्यूसर लेवल सेम है, दैट इज ग्रास, और कंज्यूमर लेवल, टॉप लेवल कंज्यूमर लेवल जो है वो भी लेवल सेम है, दैट इज हॉक. ओके, आपण काय बघतोय? अन्नजाळी. अन्नजाळी कशा प्रकारची आहे? तर इथे उत्पादक सेम आहेत आणि एकदम उच्च स्तरावरचे जे काही भक्षक आहेत ते सारखे आहेत. अब इन 6 के 6 फूड चेन में जो सबसे छोटी है चेन, यानी जिसमें ट्रॉफिक लेवल कम है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रहती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हॉक ने रैबिट को खाया, हॉक ने माइस को खाया, तो हॉक में आने वाली एनर्जी ज़्यादा होगी किससे? तो हॉक ने अगर स्नेक को खाया, हॉक ने अगर लिजर्ड को खाया, क्यों? क्योंकि स्नेक किसको खा रहा है? फ्रॉग को खा रहा है, यानी ग्रास ऊपर खाएगा, फिर फ्रॉग खाएगा, फिर स्नेक खाएगा, तो उसमें आने वाली एनर्जी कम आ जाएगी और हॉक में एनर्जी मिलेगी ही नहीं खाने के बाद. लेकिन अगर वो डायरेक्टली माइस को खा रहा है या रैबिट को खा रहा है तो उसमें एज कंपेयर टू स्नेक ज़्यादा एनर्जी मिलेगी. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फूड चेन एंड फूड वेब. सो फॉर व्हाट